नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RKGS अकेडमी पर। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके मेरे जो कर्रा कॉलेज के छात्र हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया है और इस चैनल को की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हमको सिर्फ वीडियो स्टार्ट करना है और एक टॉपिक पर हम लोग आज बहस करेंगे। मेरा आज का टॉपिक होगा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी के टॉपिक में मैं आज डिजीज पे चलूँगा और डिजीज में यानी बीमारी पर चलूँगा। और बीमारी में भी सबसे ज़्यादा IMP जो बीमारी है, चूँकि मैं CDP और साइंस दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूँ। CDP में मैंने शैशवावस्था पढ़ा दिया है, लेकिन शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो वाला चैप्टर आपके साइंस में भी आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक एग्जाम में काम करेगा और बाकी CDP के लिए भी काम करेगा। तो आज देखते हैं कि जो शिशु होते हैं, ठीक है, शैशवावस्था कब से कब तक चलती है? 1 से 5 साल तक, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि मेनली 1 से 5 साल तक के बच्चों में क्या शारीरिक या मानसिक विकृति आती है या प्रॉब्लम्स आती है, या उसके लिए कैसे, उसके लिए क्या जिम्मेदार है? बैक्टीरिया जिम्मेदार है, जीवाणु वायरस जिम्मेदार है, या कोई आनुवंशिक विकार जिम्मेदार है? मतलब क्या, मतलब किस कारण से उनके शरीर को रोग लगते हैं और बचाव की कितनी जरूरत उनको पड़ती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एक संस्था पे। एक संस्था है आपकी यूनिसेफ। एक संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ के अनुसार 2019-20 यूनिसेफ ने 2019 और 20 में आंकड़े जो प्रस्तुत किए थे 1 से 5 साल तक के बच्चों का, उनकी मृत्यु दर का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, तो उसने बताया कि भैया जो बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो शिशुओं की मृत्यु दर है, वह किस बीमारी से है मेनली। उसने बताया कि 2019-20 में विश्व में सर्वाधिक मृत्यु किसकी? शिशुओं की निमोनिया, डायरिया और मलेरिया से हुई। 2020 का आंकड़ा है, अब भी कुछ बदला हुआ नहीं है। 2019-20 में यूनिसेफ ने क्या कहा, आपको इसको ध्यान में रखना है। मैंने कहा ना, CDP में भी काम करेगा, आपके PCS में भी काम करेगा, RO में भी काम करेगा, बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है वहां भी काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है। चलिए आपको कमेंट करके बताइएगा कि यूनिसेफ जो संस्था है उसका गठन कब हुआ था, ठीक है, सिर्फ इतना बताइएगा आप लोग। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि यह बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली संस्था है। तो इसने अपने अध्ययन में बताया कि जो बच्चों की मृत्यु दर जो देखी गई है 1 से 5 साल तक के बच्चों की, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों की मृत्यु हुई है, सबसे ज्यादा किससे मृत्यु हुई है? निमोनिया से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बच्चों की जो मृत्यु हुई वह निमोनिया से हुई। उसके बाद अगर किसी चीज का स्थान आता है तो डायरिया है, और उसके बाद मलेरिया से, ठीक है ना। और जो मलेरिया है, मलेरिया से मृत्यु दर में यूनिसेफ ने बताया कि भैया मलेरिया से जो मृत्यु दर हुई है, इसमें सबसे आगे जो है साउथ अफ्रीकी देश है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, इसके आगे यूनिसेफ क्या बोलता है? यूनिसेफ कहता है कि पूरे विश्व में सालाना, मतलब एक साल उसका डाटा क्या है। दूसरा फैक्ट देखेंगे हम लोग, मतलब यूनिसेफ के ही अनुसार पूरे विश्व में 7 लाख शिशुओं की मृत्यु का कारण न्यूमोनिया है, ठीक है।
यानी पूरे विश्व में बच्चे किस से सबसे ज्यादा मर रहे हैं? 1 से 5 साल तक के बच्चों की बात हो रही है, शिशुओं की बात हो रही है, नवजात शिशु की बात नहीं हो रही है। नवजात शिशु जब होगा, मैंने एक वीडियो बनाया होगा, नवजात शिशु की अगर बात होगी तो निमोनिया से नहीं मरते नवजात शिशु, ठीक है, वो दूसरी चीज से मरते हैं, मैंने वीडियो में बता दिया है। अच्छा, अगर पूरे शिशुओं की बात करें, बोलता है कि पूरे विश्व में 7 लाख शिशुओं की मृत्यु का कारण क्या है? निमोनिया है। तो अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु किस बीमारी के कारण होती है? निमोनिया के कारण होती है। ये चीज आपको जानना चाहिए। अब हम चलते हैं कुछ आईएमपी फैक्ट पे कि बच्चों को प्रभावित करने वाली मेन बीमारियां कौन कौन से हैं, इसके लिए जिम्मेदार क्या है। आईएमपी चीज है, यहां से पूछा गया है। तो अगर हम एक बीमारी का नाम लें तो सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, ये अधिकतर नवजात शिशुओं में देखने को मिलती है, ठीक है, ये नवजात शिशुओं में देखने को मिलती है। तो बीमारी किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन जाएगा शिशुओं से संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, जो लक्षण दिखते हैं, लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं, उसमें शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक। और होता क्या, इसमें मानसिक अपंगता या शारीरिक अपंगता देखी जाती है, क्योंकि ब्रेन को ही अटैक करता है, मस्तिष्क को ही अटैक करता है, मस्तिष्क के किसी एक भाग को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे शिशु क्या हो जाता है। बहुत से आपने शिशुओं को देखा होगा कि शिशु बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बोल ठीक से नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, हाँ, या तो अगर चल पाएंगे तो पता चलेगा कि मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी आईएमपी चीज है, आपको याद करके रखना है, किसमें होता है? बच्चों में होता है। और ये मेनली जो है मस्तिष्क की क्षति, मस्तिष्क जो की कोशिकाओं की क्षति के कारण होता है, ठीक है। आईएमपी फैक्ट है, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी हो गया। हाँ, अब चलते हैं कुछ दूसरी बीमारी की तरफ। एक बीमारी आपकी है, ख पे आते हैं, डाउन सिंड्रोम। हालांकि एक वीडियो में मैंने इसमें चर्चा कर दिया था, डाउन सिंड्रोम को मैंने चर्चा किया हुआ था। पिछला वीडियो आप देखिए, जीव विज्ञान का वीडियो, उस पर डाउन सिंड्रोम मैंने बताया है। लेकिन आज बच्चों की बीमारी पर चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि डाउन सिंड्रोम को भी शामिल कर लेते हैं। यह कैसी बीमारी है? यह आनुवंशिक बीमारी है। कैसी है? आनुवंशिक बीमारी है, यह आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें होता क्या है? जैसे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं आपको पता ही होगा, 23 जोड़ी, जिसको आप बोलते हो। टोटल कितने? 46। अब इसमें होता क्या है कि होना चाहिए, अगर यक्ष यक्ष होता है तो लड़का होगा, यक्ष वाई होगा तो लड़की होगी, यही होता है। लेकिन इसमें जो है गुणसूत्र में प्रॉब्लम आ जाती है। किसमें प्रॉब्लम आती है? गुणसूत्र में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाता है। और तीनों गुणसूत्र समान होते हैं। यानी तीनों गुणसूत्र समान होने का मतलब क्या समझते हैं कि ये जो एक्स वाई होना चाहिए, ये एक्स वाई रह जाता है, ठीक है। एक समजात गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण इसको आप ऐसे कह सकते हैं 2n+1 इक्वल टू 47। यानी 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को, समजात गुणसूत्रों के समूह को ट्राइसोमिक कहा जाता है। अब सीधी सी बात है कि जब एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया तो कुछ ना कुछ लक्षण तो गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि
प्राकृतिक रूप से होने क्या चाहिए, दो होने चाहिए, या तो एक्स एक्स होना चाहिए या तो एक्स वाई होना चाहिए। एक्स 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 हो गया तब भी प्रॉब्लम है, एक्स वाई एक्स हो गया तब भी प्रॉब्लम है। मतलब उस एक्स एक्स और एक्स वाई वाला जो प्राकृतिक गुणसूत्र है इसमें किसी प्रकार की विकृति आती है तो प्रॉब्लम होनी है। तो 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को ट्राइसोमी कहा जाता है और 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, ठीक है ना, बल्कि 46 नहीं रहते हैं, टोटल 47 हो जाते हैं इसके कारण। अब ये क्या होता है, यह बच्चों को होता है, किसको होता है, शिशुओं को होता है। शिशुओं में मतलब शिशु का मतलब इसमें शिशु का मतलब 1 साल से लेकर वही 5 साल तक, 1 साल से लेकर के 5 साल तक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इसके लक्षण क्या है, ये जो होते हैं ये डाउन सिंड्रोम है, इसका लक्षण क्या है। लक्षण VIMP है, इसलिए इसको आपको याद करके रखना है। अगर हम लक्षण की बात करें तो ऐसे शिशुओं में लक्षण क्या दिखते हैं, ऐसे बच्चों में लक्षण क्या दिखते हैं उसको देख लेते हैं। इनका सिर गोल होता है, सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ भी मोटी होती है, मुख खुला, आंखें तिरछी होती हैं, और पलकें मंगोलों की भांति वलित, इसलिए इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। IMP है। डाउन सिंड्रोम से इतनी चीजें अगर आप याद करके रखोगे आराम से आप इससे देख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पूछता क्या है, सेरेब्रल पाल्सी को मैंने बता दिया, इसका लक्षण क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है या शारीरिक और मानसिक विकलांगता हो जाती है बच्चों में, ठीक है। और मस्तिष्क की कोशिकाएं इससे क्षतिग्रस्त हो जाती है। किसको होता है, शिशुओं को होता है यानी बच्चों को होता है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग है, सबसे बड़ी बात तो एक ऐसा रोग है, तो आपका ऑप्शन जाएगा आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, क्या 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, सॉरी यार 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में प्रॉब्लम आती है, जो कि 2 होने चाहिए, 2 की बजाय कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो याद रखना है कि इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, याद रखिएगा। यानी 2n + 1 इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को हम क्या करते हैं, तो आप क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्राइसोमी किसको बोला जाता है, ट्राइसोमी किसको बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। अब इसके लक्षण जो हैं PCS और RO जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसके लक्षण जो आपको दिखते हैं कि सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, मुख खुला हुआ होता है, आंखें तिरछी होती हैं और पलकें मंगोलों की भांति वलित होती हैं, इसलिए इसको मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। प्रजाति है ना एक मंगोल प्रजाति। तो क्वेश्चन यहाँ से किया गया है कि मंगोली जड़ता किसको कहा जाता है या मंगोली सिंड्रोम किसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है, ठीक है। इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। 2 रोग क्लियर हो गए, जल्दी से तीसरे रोग पे चलते हैं। एक शिशुओं में होने वाली मतलब आनुवंशिक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं क्या, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। ये भी क्या होती है, आनुवंशिक होती है। कहने का मतलब क्या है, माता पिता से ही बच्चे में जाती है, माता प्लस पिता से ही बच्चे में जाती है, क्योंकि माता पिता के गुणसूत्र ही बच्चे में जाते हैं और अगर उसमें विकार हो गया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं एक पटाऊ जो सिंड्रोम होता है यह होता क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो रहे थे और इसमें क्या हो रहा है,
शिशु बच्चे में दो गुणसूत्र की बजाय गुणसूत्र 13 की तीन प्रतियां यानी कॉपियां हो जाती हैं। इसलिए इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहला फैक्ट आप लोग देखिए कि पटाउ सिंड्रोम क्या है। तो आपका ऑप्शन मतलब कैसा रोग है, तो ना तो बैक्टीरिया से हो रहा है, ना प्रोटोजोअल है, ना कोई अदर इन्फेक्शन है। ये जो है आनुवंशिक है, यानी माता पिता के गुणसूत्र से ही मतलब ये प्रभावित हो रहा है। इसमें होता क्या है कि बच्चे में दो गुणसूत्र की बजाय गुणसूत्र 13 की 3 प्रतियां हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जैसे दो गुणसूत्र तो होने ही चाहिए ना, XY या XX होने ही चाहिए, लेकिन इसमें जो गुणसूत्र 13 है गुणसूत्र, उसमें डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र और पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी की जो गुणसूत्र है उसकी 3 प्रतियां हो जाती हैं। उसकी क्या होती है? 3 प्रतियां हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, यानी XX 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 या XY 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 ऐसे करके तो 3 प्रतियां हो जाती हैं। इसीलिए इस प्रकार का विकार जो है शिशुओं में आ जाता है, चाहे बालक हो, छोटा शिशु मतलब बालिका हो, चाहे बालक हो इसमें। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसको होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा शिशुओं को होता है, ठीक है। और अधिकतर ऐसे शिशुओं का जो विकास होता है गर्भ में धीरे धीरे होता है, हो नहीं पाता है ठीक से विकास। और अक्सर देखा गया है कि जन्म के बाद अधिकतर ऐसे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। और अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इनके लक्षण, क्योंकि इनके लक्षण जो है UPPSC या कोई अदर स्टेट PSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लक्षण आपको याद करके रखना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका तालू, किसी के पास ऊँट ही नहीं होता है या तालू बीच से फटा हुआ होता है, वो क्या होता है, यही इसी रोग से प्रभावित होते हैं। किससे? पटाउ सिंड्रोम से। तो पहला लक्षण अगर हम बात करें फर्स्ट लक्षण की, तो क्या दिखता है? होंठ का न होना, अगर दूसरी बात करें तालू का फटा होना। अगर हम तीसरे लक्षण की बात करें तो कभी कभी देखते हैं कि अंगुलियां ही इनकी नहीं विकसित हो पाती हैं। तो तीसरे लक्षण की बात करें तो अंगुलियों का न होना, मतलब मेनली हाथों की अंगुलियों का, ठीक है ना, पैरों की नहीं। अधिकतर देखा गया है कि जो हाथ की उंगली होती है उसका विकास नहीं हो पाता है, तो हाथों की उंगलियों का न होना ये तीसरा लक्षण है। चौथे लक्षण की बात करें तो कभी कभी देखा गया है कि ऐसे शिशुओं की आंखें भी नहीं होती हैं, आंखें का न होना। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे शिशुओं के दिल में छेद होता है, ठीक है ना। तो अगर पांचवें लक्षण की बात करें तो दिल में छेद होना, कुछ बालकों को आपने देखा होगा कि जन्म से ही उनके एक कान होते हैं, दोनों कान विकसित नहीं होते, एक कान विकसित होते हैं। तो ऐसे पटाउ सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों में होता है। यानी कि छठे लक्षण की अगर हम बात करें तो एक कान का होना, ठीक है। और सातवें लक्षण की बात करें तो अधिकतर देखा गया है कि आंखें, सिर, जबड़े का अविकसित होना,
ये मेनली ये लक्षण देखे जाते हैं। तो अगर वनडे एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आपसे सीधे सीधे पूछ देगा कि पटाउ सिंड्रोम होता क्या है या कैसा रोग है, तो आप इसको जेनेटिक कह सकते हैं। कैसा है? जेनेटिक है। ठीक है, क्या है? जेनेटिक है। अच्छा, बस इतनी चीज आपको याद रखिए। किसको होता है तो आप इसको ऑप्शन में मार देंगे, शिशुओं में होता है, बच्चों में होता है, क्योंकि जन्म के बाद ही दिख जाते हैं लक्षण, तो शिशु में होंगे। अक्सर इसकी उत्पत्ति जो है मतलब अगर देखा जाए तो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, किस 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र की कितनी प्रतियां, पूछी कितनी प्रतियां बन जाती हैं, तो 3 प्रतियां बन जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी बोला जाता है। अब देखिए, जब पीसीएस या आरओ देने जाएंगे तो वहां पे इसके लक्षण पूछ सकता है। निम्न में से पटाउ सिंड्रोम का कौन सा लक्षण नहीं है? तो सारे लक्षण याद होने चाहिए। होठ का ना होना, तालू का फटा होना, अंगुलियों का ना होना, हाथों की अंगुलियों का ना होना, आंखों का ना होना या दिल में छेद होना, एक कान का होना, आंखें, सिर, जबड़े आदि का अविकसित होना। एक लक्षण और हम इसमें जोड़ सकते हैं कि शरीर के किसी भाग पर, शरीर के किसी भाग पर मांस का ना होना, ये होता है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम से अगर इतनी चीजें आपने याद कर ली तो आराम से मुस्कुरा करके जाइए, पीसीएस आरओ दे करके चले आइए। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है। और अगर वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना याद करिए पटाउ सिंड्रोम क्या है, आनुवंशिक है, किसमें होता है? बच्चों में होता है। बस इतना एक लक्षण इसका याद होना चाहिए। जो होठ या तालू का फटा होना जो होता है, दिखता है, वह कौन सी बीमारी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा पटाउ सिंड्रोम। बस इतना। बाकी अगर पीसीएस आरओ देने जा रहे हैं तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, एक और बीमारी हम देखते हैं यहीं पे, शायद दिख रहा होगा, क्रोमोसोम। ये भी देखिए गुणसूत्र की ही बात है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की 5वीं भुजा, 5वीं भुजा में न्यूनता के कारण मार्जार क्रंदन, मार्जार क्रंदन हो जाता है। इसमें या इससे प्रभावित बच्चे बिल्ली की तरह रोते हैं। आईएमपी थोड़ा सा देख ले, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं तो बिल्ली की तरह रोते हैं। अब जानते हैं ये भी क्या है? इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, क्योंकि भाई शारीरिक संरचना जो होती है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो हमको पूरे क्रोमोसोम की संरचना नहीं पढ़नी है। हमने मैं एक बात बता दूं, सिर्फ व्यवहारिक चीजें ही पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो। तो यहाँ क्रोमोसोम की जो 5वीं भुजा होती है, मान लीजिए क्रोमोसोम की कई सारी भुजाएं होती है, लेकिन उसकी 5वीं भुजा में कोई न्यूनता आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मार्जार क्रंदन होता है। ठीक है ना। तो मार्जार क्रंदन किसको होता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा शिशुओं को होता है। और इससे प्रभावित बच्चे कैसे रोते हैं? बिल्ली की तरह रोते हैं। तो बिल्ली की तरह जो बच्चा रोता है तो उसके क्रोमोसोम की किस भुजा में न्यूनता होती है? आपका ऑप्शन जाएगा क्रोमोसोम की 5वीं भुजा में न्यूनता होती है। ठीक है। अब यहीं पे एक और देखते हैं, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया 22। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की 22वीं भुजा में न्यूनता, जिससे बच्चों में एक प्रकार का ल्यूकीमिया
हो जाता है। आयोनी फैक्ट है, देखिए क्रोमोसोम 5 की भुजा में न्यूनता हो रही थी तो क्या हो रहा था, मार्जार क्रंदन जिसमें प्रभावित बच्चा बिल्ली की तरह रोता है। और फिलाडेल्फिया 22 में क्या होता है, क्रोमोसोम की 22वीं भुजा, क्रोमोसोम की ये जो 22वीं भुजा है इसी में न्यूनता होती है, इसी में गड़बड़ी होती है तो एक प्रकार का ल्यूकीमिया हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको आता भी है कि ल्यूकीमिया किसको कहते हैं, रक्त कैंसर को कहते हैं, ठीक है। और बच्चों में भी होता है रक्त कैंसर। तो अक्सर जो बच्चों को ल्यूकीमिया जो इस प्रकार का क्रोमोसोम की 22वीं भुजा वाली जो 22वीं भुजा में न्यूनता के कारण जो ल्यूकीमिया होता है वो अधिकतर बच्चों को होता है, मेनली किसको होता है, बच्चों को होता है। तो फिलाडेल्फिया 22 को भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें कंफर्म हो गई, फिर आगे चलते हैं इसके। एक रोग था हमने जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों के रोग, शिशुओं के रोग के बारे में मैं सीडीपी को टारगेट करके चल रहा हूँ ताकि साइंस भी तैयार हो, सीडीपी भी तैयार हो। तो जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें मेनली एक रोग देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं, अब देखिए ये सारे रोग हो रहे थे, जो रोग मैंने पढ़ाया है किससे हो रहे थे आपको, मतलब जेनेटिकली हम देख रहे थे हो रहे थे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, मेरेस्मस और क्वाशरकोर। एकदम जनरल क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आया हुआ है, मतलब वनडे से लेकर के टेस्ट एग्जाम तक में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रोग है क्वाशियरकोर। पहले रोग को देखते हैं, क्वाशरकोर, ठीक है। यह देखिए प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। लक्षण की अगर बात करें तो ऐसे बालकों को भूख कम लगती है, शरीर में सूजन, बाल रूखे, व कांतिहीन का मतलब चमक नहीं रह जाता है, कांतहीन। त्वचा जो होती है रूखी, त्वचा भी रूखी और कांतिहीन, ये है। अब देखिए यहां से, अब पहली बात तो ये कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें मेरेस्मस मेनली जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं, प्रोटीन की कमी से 2 रोग हैं, एक है क्वाशरकोर और एक है आपका मेरेस्मस। लेकिन यहाँ से आप गड़बड़ मत कर देना, ये जो क्वाशियरकोर होता है ये मेनली प्रोटीन की ही कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की ही कमी से होता है, ये चीज तो क्लियर है। अब चूंकि जब बड़े एग्जाम देने जाओगे आप तो वहां से ये लक्षण पूछ सकता है कि मेनली इसमें क्या लक्षण देखे जाते हैं। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा मंद बुद्धि का भी हो जाता है। बच्चे को भूख कम लगती है, शरीर में सूजन हो जाती है, बाल रूखे हो जाते, कांतिहीन हो जाते हैं, त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है, वजन जो उसका होता है कम रहता है, ठीक है ना। ये मेनली ये लक्षण है। तो इन लक्षणों को भी पीसीएस आरओ के दृष्टिकोण से आपको याद करके रखना है। बाकी और भी एग्जाम जितने हैं, मैंने कहा ना सीडीपी बच्चों को होने वाले रोग है, इसलिए सीडीपी वाले भी इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक रोग दूसरा जो है मेरेस्मस। अभी देखिए ये प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है। एक बार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया था। इसमें क्या कर दिया, उसने ऑप्शन दे दिया दोनों कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। उसमें
उसने ऑप्शन जो दिया क्वेश्चन मेरिस्मस और 2 ऑप्शन शामिल किए थे, लेकिन आंसर एक को ही माना था उसने। तो कई लोग परेशान हो गए और कई लोगों का गलत भी हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्वाशरकोर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, तो आप ऑप्शन लगाते क्वाशरकोर तब सही होता। लेकिन अगर हम मेरिस्मस देख रहे हैं तो ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से हो रहा है, तो ऑप्शन मेरिस्मस गलत होगा, क्योंकि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से हो रहा है और केवल प्रोटीन की कमी से क्या हो रहा है, क्वाशरकोर हो रहा है। मेरिस्मस के लक्षण देख लेते हैं। मेरिस्मस के क्या लक्षण आपको मिलते हैं? इसमें शरीर जो है, मतलब वही शरीर का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें मानसिक विकास होता है लेकिन शरीर का विकास नहीं हो पाता है। शरीर दुबला होता है, आंखें जो होती हैं, आंखें कांतिहीन, वही चमक से रहित हो जाती हैं। त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियां, ठीक है। और अक्सर ये 1 साल के बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है, 1 साल के बच्चों में। तो शिशुओं को हो रहा है, शिशुओं से संबंधित रोग है, ये भी है वो भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपके ऑप्शन में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में अगर दोनों दिया है, तो आपको अगर एक ऑप्शन को मान रहा है तो आप इसको मानोगे, क्वाशियरकोर को, ना कि प्रोटीन को और मेरिस्मस को। अगर दोनों, अगर BC करके ऑप्शन में दे रहा है तो मेरिस्मस और क्वाशियरकोर दोनों आप मान लोगे, ठीक है। और इसके लक्षण भी मैंने बता दिए हैं, ठीक। अब चलते हैं एक रोग के बारे में जिक्र करेंगे जिसको बोला जाता है थैलीसीमिया। तीसरा रोग थैलीसीमिया। एक किसको हो, एक प्रकार का रक्त विकार है और ये भी किसको होता है, जन्म के बाद ही इसके लक्षण आ जाते हैं, नवजात शिशुओं से ही इसके लक्षण आ जाते हैं। तो यह भी मेनली किसको होता है, शिशुओं में होता है। ये चीज भी कंफर्म है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ था, लेकिन आज शिशुओं से संबंधित रोग पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए स्पेशली इसको बता रहे हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि थैलीसीमिया 2 तरह का होता है, एक होता है माइनर और दूसरा होता है, एक होता है माइनर, दूसरा होता है मेजर, ठीक है। और ये कैसा रोग है, एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक। एक चीज आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्वेश्चन बन जाता है भैया कौन सा जीवाणु से नहीं होता है, या कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, या वायरल है, या प्रोटोजोअल है। रोग तो मैं सारे क्लियर कराऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मिक्स पढ़ रहे हैं सिर्फ शिशुओं से संबंधित रोग के बारे में। तो माइनर और मेजर 2 प्रकार के थैलीसीमिया होते हैं। माइनर थैलीसीमिया कब होता है, जब माता पिता में से किसी एक का क्षतिग्रस्त गुणसूत्र बच्चे में जाता है, किसी एक का। मेजर कब होता है, जब माता प्लस पिता दोनों के क्षतिग्रस्त गुणसूत्र जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजर और माइनर में ये डिफरेंसेज है। माइनर थैलीसीमिया जब माता पिता में से किसी एक का गुणसूत्र क्षतिग्रस्त जो होता है जाता है, तब माइनर थैलीसीमिया होता है, यानी कम लक्षण दिखाई देते हैं। और जब दोनों के क्षतिग्रस्त गुणसूत्र चले जाते हैं तो मेजर लक्षण प्रकट होते हैं। और इसमें जो है भयंकर रक्त की कमी हो जाती है, बच्चे को बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसी को थैलीसीमिया कहा जाता है, ठीक है। आनुवंशिक रोग है और अधिकतर शिशुओं को होता है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई थैलीसीमिया में, ठीक है। अब एक रोग है जिसका मैंने पीछे जिक्र किया है, फिर भी यहाँ पे जिक्र करूंगा, जो कि सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ठीक है। यह RH फैक्टर से संबंधित है,
आरएच तत्व से संबंधित है। आरएच तत्व की ब्लड में आरएच तत्व की जांच की जाती है ना, तो ब्लड को पढ़ाएंगे तो वहां पर क्लियर करेंगे। सीधी सी बात अगर पूछेगा कि यह किससे संबंधित है, आनुवंशिक रोग तो है ये, ठीक है ना, क्या है आनुवंशिक, जेनेटिक तो है ये, और आरएच फैक्टर से संबंधित है, यानी रक्त से ही संबंधित है भाई, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देता है इसमें कि निम्न में से कौन सा आरएच फैक्टर से संबंधित है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसमें क्या होता है, इससे प्रभावित बच्चे, इससे प्रभावित शिशु की मृत्यु गर्भ में या जन्म के बाद हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज देखते हैं कि ऐसे शिशुओं की जो माता होती है, माता RH माइनस होती है और पिता जो होता है RH प्लस होता है, RH प्लस होता है। और बच्चा जो होता है, बच्चा भी क्या होता है, जो शिशु होता है, शिशु क्या होता है RH प्लस होता है। यानी कि शिशु में जो ये RH प्लस RH फैक्टर जाता है, देखिए अधिकतर आनुवंशिक रोगों की वाहक स्त्रियां होती है, लेकिन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस एक ऐसा रोग है जिसमें जिसके लिए जिसका जिम्मेदार पिता है, क्योंकि पिता RH प्लस है और शिशु भी RH प्लस होता है। तो शिशु में ये जो जाता है ये पिता के माध्यम से जाता है, ना कि इसके लिए माता जिम्मेदार है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ऐसे शिशु की या तो गर्भ में मृत्यु हो जाती है, जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस कैसा है, आनुवंशिक है। सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई हैं, इतना आप याद करके रखिए, इतने से ज्यादा कहीं जाना नहीं है, ठीक। अगला कोई रोग देखते हैं। एक रोग है जड़ मानवता, जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या है, जड़ मानवता, जिसको बोलते हैं CRETINISM, क्रेटिनिज्म, ठीक है। अभी जड़ मानवता क्या होता है, अभी जड़ मानवता, अब देखिए इसके लिए क्या जिम्मेदार है, इसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। थायरॉक्सिन ये हार्मोन से की कमी से होने वाला रोग है जो बच्चे को होता है। थायरॉक्सिन की कमी से, अधिकता से नहीं, थायरॉक्सिन की कमी से यह रोग होता है। किसको होता है, बच्चों में होता है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, इसलिए बच्चों में यह रोग होता है। तो ये वनडे एग्जाम वाले तो सिर्फ इतना याद करके रखो यार, जड़ मानवता किसकी कमी से होता है, जड़ मानवता को क्या बोला जाता है, क्रेटिनिज्म भी बोला जाता है, और यह थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में होता है। लक्षण थोड़ा सा जब बड़े एग्जाम देने जाएंगे तो लक्षण की जरूरत पड़ती है। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण में हम देखते हैं अक्सर कि उपापचय की दर धीमी होने के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक प्लस मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध, ठीक है। और इसमें अधिकतर देखा जाता है, इसके कई सारे लक्षण आते हैं, लेकिन सिर्फ आप इतना याद करके रखिए, मैंने एग्जाम का पैटर्न जो देखा है कि इसमें अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना वो बौने होते हैं, बच्चे बौने होते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता, क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता। तो ये ऐसा रोग है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से होता है ना, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से। तो जड़ मानवता कैसे होता है, थायरॉक्सिन की कमी से। आपका ऑप्शन जाएगा कैसे होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। और किसको होता है, बच्चों को होता है, ठीक है। बच्चे कैसे होते हैं, बौनापन का लक्षण इसमें विकसित हो जाता है, इसी को क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। सिर्फ इतना चीज जिससे याद करके रखिए। और एक दो रोग देखते हैं जो कि IMP है, जो कि सिर्फ बच्चों को ही होते हैं।
रोग तो बहुत सारे हैं जिसमें बच्चे बड़े सब प्रभावित होते हैं, लेकिन हमको ऐसे रोगों पर चर्चा करनी है जो सिर्फ बच्चों को प्रभावित करता है। तो एक रोग आपका है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इस करीनो बैक्टीरियम डिप्थीरियाई रियम, ये क्या है? जीवाणु है। अब देखिए डिप्थीरिया एक रोग है जो कि किसको होता है? सीधे सीधे बच्चों को होता है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को अधिकतर होता है, ठीक है। और ये किससे होता है? जीवाणु। उसमें भी 1 से 3 साल तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। और इसकी पहली बात तो ये कि किससे होता है? जीवाणु से होता है। 1 से 3 साल या 1 से 5 साल तक के बच्चों को होता है, यानी शिशुओं को होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। और ये क्या है? जीवाणु है, वायरस नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसका लक्षण पूछा गया एग्जाम में। ये किससे फैलता है? संक्रमित दूध से। किससे? संक्रमित दूध से। संक्रमित दूध से। इसको भी आपको याद करके रखना है कि भैया किससे फैलता है? संक्रमित दूध से फैलता है। VIMP फैक्ट है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु गले में झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे बुखार आना, कमजोरी वगैरह, ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन मेन जो लक्षण है एग्जाम में पूछा गया है कि भैया निम्न में से किस लक्षण में जीवाणु जो है गले में झिल्ली बना करके श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देते हैं। श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देंगे तो बालक की मृत्यु हो जाती है। पहले, अब तो नहीं होता है डिप्थीरिया, क्योंकि अब DPT का टीका लगाया जाता है। क्योंकि डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? DPT का। और ये DPT का टीका 3 रोगों से बचाव करता है। D से डिप्थीरिया, पर से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और T से टेटनस। तो डिप्थीरिया का टीका, इससे बचाव के लिए बच्चों को DPT का टीका लगवाया जाता है। हर बच्चे को लग रहा है, इससे डिप्थीरिया देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए दूसरा रोग देखते हैं, IMP, काली खांसी। इसको कहते हैं whooping cough। इसका जो जीवाणु है इसका नाम है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है। और ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। और किसमें होता है? अक्सर शिशुओं में होता है, यानी बच्चों में होता है, ठीक है। इसको देखना है। तो अब अगर काली खांसी की बात करें तो आपका ऑप्शन रहेगा कि भैया किसको होता है? बच्चों को होता है। और किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। इसके लक्षण अगर देखे जाए तो इसमें बालक को बहुत ज्यादा खांसी आती है, लगातार खांसी आती जाती है, यहाँ तक कि बालक मलमूत्र तक कर देते हैं। कभी कभी बालकों की मृत्यु तक हो जाती है। और खांसी तभी रुकती है जब थोड़ा सा कफ बाहर निकल जाता है, ठीक है। और किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। तो मैंने बता दिया ना, इसको भी, इससे भी अगर बचाव करना है तो कौन सा टीका लगाते हैं? DPT, डिप्थीरिया हो गया, और से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी से ही बचाव करता है। ये वाला रोग भी किससे होता है? सॉरी, किसको होता है? बच्चों को होता है। जीवाणु से होता है, ये भी चीज कंफर्म हो गई। अब अगला रोग देखते हैं। एक रोग है जो अधिकतर बच्चों में ही देखा जाता है, गलसुआ, जिसको हम कहते हैं मम्स, ठीक है। और किसको होता है? एक क्या है? एक विषाणु से होता है, ठीक है, बच्चों में, ठीक। और इसमें मतलब बुखार आता है, शरीर में झुरझुरी आती है, कई लक्षण देखते हैं। लेकिन इसका मेन लक्षण आपको याद करके रखना है कि इसमें जो गले के नीचे, गले में
लाल ग्रंथियों, लाल ग्रंथियों, इसमें गले नहीं, कर्ण के नीचे कर सकते हैं, कर्ण के नीचे स्थित एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैरोटिक। पैरोटिक ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये अधिकतर बच्चों में होता है, हो सकता है किसी उम्र में, लेकिन मेनली ये बच्चों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहली चीज कि गर्ल्स हुआ किसको होता है, अधिकतर किसको होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बच्चों को होता है। किससे होता है, आपका ऑप्शन जाएगा भैया ये विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से, वायरस से होता है। और इसमें कौन सी ग्रंथि जो है फूल जाती है, देखते हैं ना यहाँ कि गाल से लेकर के यहाँ तक स्वेलिंग आ जाती है, तो ये पैरोटिक ग्रंथि में सूजन आ जाती है, पैरोटिक ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और यह ऐसा रोग है जो जीवन में एक बार होता है, ठीक है ना, यह एक ऐसा रोग है जो जीवन में एक बार होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वहाँ डीपीटी का टीका लगा रहे थे, इसमें हम MMR का टीका लगवाते हैं। इसका MMR, थोड़ा सा ध्यान में दिए, लगता है सबकी स्याही खत्म है, चलिए क्लास भी खत्म है, हम किसका टीका लगवाते हैं, MMR का, ठीक है। और MMR का टीका किन किन रोगों से बचाव करता है, यम यानी मम्प्स से, एक यम से का मतलब हो गया मीजल्स, जिसको बोलते हैं खसरा, और एक होता है रुबेला। 3 चीजों से बताता है MMR का टीका, यानी कि मम्प्स, मीजल्स और खसरा। और ये भी देखिए मीजल्स भी, यहाँ पर मीजल्स की भी चर्चा कर देते हैं। ये जो मीजल्स रोग होता है ना, ये भी मतलब वायरस से होता है। इससे होता है, ये तीनों वायरस से होते हैं, मीजल्स, और अधिकतर ये भी बच्चों को ही होता है। किसको होता है, बच्चों को होता है। और इसमें त्वचा पर लाल दाने पड़ जाते हैं, त्वचा पर लाल दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। और रुबेला भी लगभग उसी प्रकार का है, त्वचा को ही संक्रमित करता है और अधिकतर बच्चों को होता है। और इसके लिए कौन सा टीका लगाते हैं, MMR, यानी मम्प्स, मीजल्स, आर से मीजल्स यानी खसरा, आर से यानी रुबेला। पूछता है क्वेश्चन, निम्न में से किन रोगों से बचाव के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। तीनों रोग आपको याद रहेंगे तो चौथा आसानी से आप टिक कर लेंगे। इसी प्रकार से डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो आपको पता रहेगा, तो आप चौथा ऑप्शन जो गलत वाला होगा आराम से चूज कर लेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एक वीडियो और बनाऊंगा, खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। फिलहाल वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। और आज मेरी इच्छा ये है कि आज मेरे अपने छात्र चैनल को 1000 तक पहुंचा देंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वाली क्लास CDP से लेकर के PCS आगे सबके लिए आई होती है।